नमस्ते साथियों। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की क्लासेस। लेसन फर्स्ट आपको बाद में पढ़ाया जाएगा या बीच में ही कभी क्लास आ जाएगी, लेकिन हम लेसन सेकंड से यहाँ से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कि क्या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं और फॉरेस्ट की क्या रिसोर्सेज हैं, जिसमें फर्स्ट नाम आता है फ्लोरा एंड फ्योना का। इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक मैं कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि हम कहानी फॉर्मेट से, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया, कि अब पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा और आपकी थिंकिंग पावर डेवलप करने की कोशिश मेरी रहेगी। पहले के ज़माने में, या मैं बात करूं राजा महाराजाओं के ज़माने में, तो उस समय शिकार बहुत किया जाता था। राजा के द्वारा शिकार एक खेल माना जाता था। तो हुआ यूं था, एक बार एक राज्य में एक महाराज शिकार की तरफ निकलते हैं। तो जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक बाघ, जिसे हम आमतौर पर टाइगर कहते हैं, वो बाघ एक मासूम से हिरण का शिकार करता है। हिरण भागता है, बिलखता है, चिल्लाता है और फिर उसको गले से पकड़ के बाघ द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब ये पूरा दृश्य राजा के द्वारा देखा गया तो वो बहुत ही करुणामय हो गए और बहुत भावुक हो गए और उनका गुस्सा बाघों पर फूटा और उन्होंने ये आदेश पारित किया कि राज्य में जितने भी बाघ हैं उनकी हत्या कर दी जाए। क्योंकि ये राजा का आदेश था तो सैनिक कैसे अवहेलना कर सकते थे। तो सैनिकों ने उस राज्य में जितने भी बाघ थे उन सब बाघों की हत्या करवा दी गई। जैसे ही सारे बाघों की हत्या कर दी गई तो हिरण की जो संख्या थी वो लगभग इंक्रीज होने लगी। एक दिन राजा जंगल में जाते हैं, देखते हैं कि सभी हिरण बहुत खुशहाल हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि होती जा रही है, सभी चर रहे हैं, सब कुछ घास फूस खा रहे हैं। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए, अपने राज्य की तरफ वापस लौट आए। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और इस सिलसिले के साथ में ही हिरण की संख्याएं बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। जैसे जैसे हिरण की संख्याएं बढ़ने लगी वैसे वैसे घास फूस की आवश्यकताएं ज्यादा होने लगी। हिरण सभी घास फूस खा जाते हैं, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता और हिरण की स्वतः ही मृत्यु होने लग गई। इन मृत्यु के क्रम में हिरणों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि उस राज्य में सभी जगह पर मरे हुए पशुओं की बदबू आने लगी और उस बदबू से और मरे हुए हिरणों के कारण जो आम जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसके साथ में ही जो आम जनता थी वो भी उस बैक्टीरिया से जो मर रहे हुए हिरणों से निकला था उनसे बची नहीं और आम जनता पर इसका असर देखने लगा। जनताओं में मृत्युओं की संख्या बढ़ने लगी। राजा बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने इन सब का कारण जानने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। क्योंकि देखिए, पूरी कम्युनिटी में एक ना एक व्यक्ति समझदार होता है। तो एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि राजा, जो आपने आदेश पारित किया था ये उस आदेश के कारण हुआ है। जैसे कि आपने बाघ को लगातार मृत्यु के आदेश दे दिए थे, तो उस मृत्यु के कारण हिरणों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और जो फूड चेन थी वो पूरी टूट गई, जिसके कारण जो घास फूस थे वो हिरण को ज्यादा आवश्यक लगने लगे और उनकी आवश्यकता ज्यादा होने के कारण हिरणों की संख्याओं में ज्यादा वृद्धि हुई, जिससे वो भूख से मर गए। उनको जो खाना था वो नहीं मिल पाया और ये पूरा जो फूड क्रम था वो टूट गया बाघों की संख्या के कम होने के कारण। तो राजा ने फिर अपना आदेश वापस लिया और उन्होंने कहा कि अब कोई भी बाघ की हत्या नहीं करेगा और उसके साथ में ही फिर उस राज्य में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। इस कहानी का एक संक्षिप्त व्याख्यान अगर मैं करूं तो एक कहानी डिकोड करती है कि फूड चेन को, कि अगर हम किसी भी तरीके से फूड चेन के साथ में हस्तक्षेप करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, तो उसका जो परिणाम है वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आज हम देखते हैं कि तेंदुए के बहुत ज्यादा आतंक हो गया है। तो वो आतंक किसके द्वारा हुआ है? तो हमारे कारण हुआ है, क्योंकि हम उनके क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हैं।
जंगल में लगातार शिकार करने के कारण जो उनको खाने की सामग्री थी वो नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण वो आम जनता के मध्य आए और साथ में ही आक्रमण करने लगे और लोगों को मारने लगे। ये उनका कोई दोष नहीं है उसमें। तो ये सारा क्या कारण है? तो ये सारा कारण है फूड चेन को डिस्टर्ब करने का। इस लेसन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको विस्तृत से बताऊंगा कि किस तरीके से जो है फॉरेस्ट हमारे लिए आवश्यक है और बीच बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस लेसन की हम शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि फ्लोरा और फ्योना क्या होता है। तो जब भी आपके सामने इस तरीके से शब्द आए फ्लोरा, तो डायरेक्ट कुछ दिमाग नहीं लगाना है, फ्लोरा से हमें डिकोड करना है फ्लावर्स। तो जंगल में जितने भी पौधे होते हैं, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई है फ्लोरा फ्लावर्स, है ना, इस तरीके से याद करने का। जंगल में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जंगल में जितने भी हम बात करें कि जो फूल फल इत्यादि होते हैं उसको आमतौर पर फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ ऑक्यूरिंग इन पर्टिकुलर रीजन्स और टाइम। जो फ्लोरा होता है वो एक परफेक्ट टाइम के लिए एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है और इसके साथ में ही जो हमारी फूड चेन है उसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके साथ में हम फ्योना की बात करते हैं। तो फ्योना देखिए, मैं आपको अगर थोड़ा सा याद कराऊं तो मोगली एक सीरियल आया करता था जिसमें एक भेड़िए का नाम था फ्योना। बस थोड़ी सी इसको रिलेटेड कर देना है, फ्योना को आप नहीं भूलेंगे। तो फ्योना क्या होता है? जंगल में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको फ्योना कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है फ्योना इज ऑल ऑफ द एनिमल्स लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन और टाइम। जो एक विशेष समय एक विशेष क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं फ्योना। तो आपको दोनों में फर्क पता चल गया होगा, फ्योरा और फ्योना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड richest countries in term of its vast array of biological diversity। जो भारत है वो एक महत्वपूर्ण और एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। किस क्षेत्र में? वो है फ्लोरा और फ्लोरा के क्षेत्र में, कि भारत में बहुत ही ज्यादा वैरायटी पाई जाती है फ्लोरा और फ्योना की। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर फाउंडेड इन इंडिया। हमने समय समय पर बहुत सारे क्षेत्रों में हमने देखा है और बहुत सारे हमने स्पाइसेस और इसमें स्पाइसेस और फ्लोरा फ्योना की समय समय पर खोज की है भारत में, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN। और किसकी सहायता के कारण? तो सहायता हमने की किससे ली है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस एक संस्था बनी हुई है। इस संस्था के माध्यम से हमने समय समय पर अलग अलग जातियों के जो फ्लोरा एंड फ्योना है उसको खोजने में सहायता की है। वी कैन क्लासिफाई डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज एज फॉलो। हमने बहुत सारे जो प्लांट्स ये है प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए हमने खोज की है जिनको हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा है। तो ये किसकी सहायता से? तो हमें याद रखना है IUCN। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक संस्था है जो समय समय पर क्या करती है, कौन एंडेजर्ड है, कौन नॉर्मल स्पाइसीज है, किसे खतरे की अंदर रखा जाता है, कौन घटते हुए क्रम में है, कौन खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, तो ये सारी कौन निर्धारित करती है? तो ये IUCN करती है। ठीक है, नॉर्मल स्पेसीज। देखिए कुछ आपके सिलेबस में कट चुका है, लेकिन जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे और जो नहीं है उसको हम स्किप करते जाएंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं नॉर्मल स्पेसीज कौन से होते हैं। तो नॉर्मल स्पेसीज whose populations level are considered to be normal from their survival such as cattle, सेल, पाइन, etc। कुछ ऐसे स्पाइसेस जो महत्वपूर्ण है और साथ में ही जो सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इनकी संख्याओं में कोई कमी नहीं हुई है। अगर इनकी संख्याओं में थोड़ी कमी होती है तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ये कौन से हैं नॉर्मल स्पेसीज और कौन कौन से हैं? तो जैसे कि काऊ की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, जो बांस के बंबू होते हैं उनकी बात करते हैं, जो नॉर्मल पेड़ होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये सारी क्या है, नॉर्मल स्पीसीज के अंदर आती है। 2 मिनट का मैं समय दूंगा आपको, इसमें लिख लीजिए।
यस, शायद ये आपकी कट चुका है, और तो भी हम इसको और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्किप कर लेंगे। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो खतरे की निशानी पर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दिस स्पीसीज आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। अब जीवन जीने के लिए ये बहुत ही खतरनाक स्टेज पे आ चुके हैं, और इनके एग्जाम्पल क्या है, तो ब्लैक बुल, जैसे कि हम बात करते हैं इसके चिंकारा की, जो हमारा राज्य पशु भी है राजस्थान का, उसके बारे में बात करते हैं कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है। क्रोकोडाइल्स, इनकी संख्या कम है। इंडियन वाइल्ड एस, जो जंगली गधे हैं भारत के, उनके बारे में। इंडियन रेनो, जो ये सन है, इंडियन रेनो असम में ही पाया जाता है मुख्य रूप से, तो वो है। लोयन टेल्ड, ये एक बंदर है। लोयन टेल्ड एक विशेष सोर्स है, मांसाहारी होता है, जो दूसरे जानवर होते हैं उनको खाता है, ठीक है। मक्यूज और संघाई, ठीक है। तो इस तरीके से बारहसिंगा जो है वो सभी ये खतरे की निशानी पर है, जो खत्म होने के कगार पर माने जा रहे हैं, तो इनको बचाना हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको हम आगे से आगे स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे कोर्स से कट चुके हैं, है ना। चलिए, हमारा लेसन मुख्य रूप से यहाँ से शुरू होता है, और क्या कारण है जो आज हमें ये लेसन पढ़ना है, और क्यों एनसीईआरटी ने इस लेसन को सम्मिलित किया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच हार्मफुल डिप्लेशंस ऑफ द फ्लोरा एंड फ्योना। क्या वो कारण है जिससे आज फ्लोरा एंड फ्योना जो है मुश्किल हालात में पहुंच चुके हैं, और साथ साथ में ही जो फ्लोरा एंड फ्योना है वो घटते हुए क्रम में हमें दिखाई दे रहा है। तो कुछ बिंदुओं के साथ में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। मैं यहाँ पे चाहता तो 10 पॉइंट लिख सकता, 15 पॉइंट लिख सकता, 20 पॉइंट लिख सकता, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कारण है, उसके बाद में कुछ पॉइंट्स आपको अपने मन से लिखना है, ठीक है। ये नोट्स जो है ये ऐसे नहीं है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा लिए गए हैं, उसको पढ़ा, जो समझ में आया उसको यहाँ पे लिखा गया। उसी तरीके से आप भी उसको लिख सकते हैं बड़े आराम से, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। चलिए, हम देखते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण जो फ्लोरा एंड फ्योना है वो बहुत मुश्किल तादाद में आ चुके हैं, बहुत घटते हुए क्रम में आ चुके हैं, और मानव ने क्या ऐसे काम किए हैं जिसके कारण आज हमें ये देखना पड़ रहा है कि जो तेंदुआ है वो लोगों के घरों में घुस रहा है। The expansions of the railways, agriculture, commercial and scientific, forestry and mining activities। देखिए, हमने क्या किया है कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। पहले जब जंगल नहीं काटा करते थे तब भी मानव अपना जीवन चला रहा था, आवश्यकताएं बढ़ी, पॉपुलेशंस बढ़ी, लोगों को बसाना पड़ा, जिसके कारण हमने क्या किया, रेलवेज जैसे आई तो रेलवेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमने जहां मर्जी पड़ी वहां रेल लाइन बिछा दी। तो रेलवेज के कारण एग्रीकल्चर, जैसे जैसे पॉपुलेशंस बढ़ी वैसे वैसे क्या हो गया, एग्रीकल्चर की नीड ज्यादा हो गई। एक घर में पहले 4 व्यक्ति हुआ करते थे, उसके बाद में उसी घर में 8 व्यक्ति बढ़े हैं, तो जरूरी है कि उनको भी तो सरकार चाहेगी कि वो पोषण उनको पूरा मिल सके, जिसके कारण एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है उसको जंगल को कटिंग करके बढ़ाया गया। तो एग्रीकल्चर एक मुख्य थे। कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जो कॉमर्शियल काम थे यानी कि कुछ उद्योग वगैरह लगाना, और फॉरेस्ट्री को हमने लगातार कटिंग की, पेड़ों को काट दिए, फॉरेस्ट को लगातार कम कर दिए, ये एक मुख्य कारण होता है। और माइनिंग एक्टिविटीज बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को ऐसा लगा और लालच के कारण जो माइनिंग एक्टिविटीज थी, माइनिंग एक्टिविटीज यानी कि बम ब्लास्टिंग करना और जमीन से माइनिंग करना, जो जमीन के अंदर जो धातुएं पाई जाती है, जो मेटल्स पाए जाते हैं उनको बाहर निकालना, ये सब क्या हो कारण था, ये इनका कारण था कि ये ज्यादा से ज्यादा बाहर जो जंगल थे उसके कारण खत्म हुआ है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, हमने अन्य देशों को होड़ में, मतलब बराबरी की होड़ में हमने क्या किया है कि वो सोचे कि ये भी कंट्री आगे बढ़े, ये भी कंट्री आगे बढ़े, उसके साथ में हमने भी कहा कि हम भी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, जिसके कारण हमने जो फॉरेस्ट है उसका ध्यान नहीं रखा, और इस जो दौड़ाबाजी की जो एक क्रम बन चुका था, उस क्रम में हमने डेवलपमेंट का तो ध्यान रखा, लेकिन साथ साथ में ही दूसरी चीजों को सभी को नकारते गए और फॉरेस्ट को लगातार तबाह करते गए और लगातार माइनिंग करते गए। हमने टेंडर निकाला और टेंडर निकालने के बाद में जो लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में माइनिंग करने लगे और उसको
बढ़ोतरी देने लगे, जिससे जो फॉरेस्ट था, जो जानवर थे, फ्लोरा एंड फौना थे, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया और कटिंग लगातार होती गई। unequal access, inequitable consumptions or resources, and differential sharing of responsibility from environmental well-being, जो हमने असंतुलन के तौर पे कितनी, जैसे कि मान लो आपको एक पेंसिल की आवश्यकता है लेकिन आपके पास 10-10 पेंसिल अवेलेबल है, तो ये क्या है, हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक संग्रहण कर रहे हैं। क्यों हमें लग रहा है कि हम फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में ध्यान रखने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि बैलेंसिंग कैसे होगा, जो वर्ल्ड का बैलेंसिंग है वो बिगड़ जाएगा, उसका बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। और हमने अपने हिसाब से जो आवश्यक नहीं है चीजें, जितनी जरूरत नहीं है उससे ही ज्यादा हमने क्या करने लग गए कि माइनिंग करने लग गए और जो प्रकृति है उसको नुकसान पहुंचाने लग गए। ये 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद में हजारों पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि जो पानी की आवश्यकता नहीं है हमें, तो पानी का ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज करना, जिसके कारण बहुत सारी जगह सूखा पड़ रहा है। ठीक है, अब लग रहा है, जैसे हम अभी रिसेंटली मैं नामीबिया और जिम्बाब्वे की बात करूं तो वहां पे क्या हो गया, सूखा पड़ गया इस बार। तो जो जंगल के हाथी और ये थे, एक DW हिंदी पे बहुत ही बढ़िया उन्होंने थंबनेल लगाया था कि हाथी काटे सब में बांटे। तो ये क्या किया गया, जो इकोसिस्टम था उसको अनबैलेंस्ड किया गया। उनका कहना ये था कि जो छोटे जानवर हैं, हाथी को पोषण ज्यादा मिलता है, तो हम क्या करें कि इन हाथियों को खा लें या फिर इन हाथियों को मार दें और सब में बांट दें इनको खाने के लिए, तो थोड़ा सा बैलेंसिंग हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी विशेषता है कि यार कोई देश अगर चीते इंपोर्ट कर सकता है तो हाथियों को क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकता। ये एक सोचनीय बात है कि भाई आप दूसरी जगहों के जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उससे बात करके आप अपने देशों में उस चीज को इंपोर्ट कर लीजिए, आवश्यकता नहीं है तो वहां से, क्योंकि वो देगा और फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता है। ठीक है, लाने ले जाने का ही तो खर्चा है। तो ये एक बात है कि हम अनबैलेंस तरीके से जो हमें आवश्यकता है वो हमने रख ली और जो आवश्यकता नहीं है वो हमने हटा दी। तो ये 3 बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं और इसमें बहुत सारे बिंदु ऐड कर सकते हैं। सिर्फ पेज भरने से मतलब नहीं है, बात समझने से है कि हम किस तरीके से फॉरेस्ट को कम कर सकते हैं। अभी देखिए, जैसे मैं आपको बात बताऊं, अभी कितनी गर्मी पड़ी इस बार, ठीक है, 2024 की बात करें तो लोगों को समझ में आने लग गया कि यार जो पेड़ है बहुत आवश्यक है और लोगों ने घर घर पे पेड़ लगाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा कदम था ये, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जितने पेड़ लग रहे हैं पूरा पूरा फॉरेस्ट तबाह किया जा रहा है। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ पेड़ को लगाना ही नहीं, महत्वपूर्ण है उस पेड़ को बड़ा करना। लगाने के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन उस पेड़ का मुख्य कार्य है, जो आप कंजर्वेशन की बात करते हैं तो पेड़ लगाने के साथ साथ में ही पेड़ को बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कारण है कि हमें पेड़ तो लगाना है लेकिन पेड़ को बड़ा करना। अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, पेड़ को बड़ा करना है। बड़ा कैसे करेंगे, हम उसकी रक्षा करके बड़ा करेंगे। तो इस प्रकार से जो बात करते हैं कि हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही हम यूज करें, अदरवाइज हम उसको अवॉइड करें। तो ये 3 कारण थे, उसके बाद बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इस प्रकार से जो पूरा फॉरेस्ट है वो काट दिया जाता है ना। अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कि किस प्रकार से लोगों में बुद्धि आई और उन लोगों ने क्या किया, कंजर्वेशन करना शुरू किया, लोगों को समझ में आने लगा। और लोगों को क्या, मैं बात करूं तो ये मुख्य रूप से कुछ ही देशों में ऐसी हालत है जहां पर जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट का वो किया जाता है। बाकी तो मतलब आप देखें फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, कहीं पेड़ दिखते ही नहीं है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है बहुत सारे देशों की। तो लेकिन भारत हमेशा से रहा है कि वो बैलेंसिंग करके चला है। ठीक है, और दूसरे देशों की भी हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि जो बैलेंस है वो करना है, और उसके साथ में ही जो प्रकृति के नियम हैं वो तो हमारे पूर्वज हमें देखे गए हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की रक्षा करनी है, पेड़ों को पूजा जाता है। तो ये कल्चर कहीं और नहीं पाया जाता, सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो भारत ने इसके संदर्भ में 1972 में एक एक्ट लेके आती है, और उस एक्ट के तहत जानवरों के बारे में समय समय पर जो अपडेट हुए उसमें, तो उसके कारण नई नई चीजें उसमें जोड़ी गई। तो पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार सी चीज है। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स है, फ्लोरा एंड फ्योना है,
उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा वंश क्रम से लगा के करना है, और साथ में ही उसकी रक्षा हमें जितनी प्रकृति ने हमें दी है उसके अनुसार हमें उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, संयोजन रखना है। अब हम पहले बिंदु इसमें पढ़ते हैं और पहले बिंदु में क्या दे रखा है उसके बारे में हम बात करते हैं। यस, द इंडियन वाइल्ड लाइफ, जिसे हम प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंट इन 1972। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट लगा दीजिए यहाँ पर, ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट हो गई है। क्या है कि 1972 में एक एक्ट लाया गया। देखिए, कोई भी एक्ट लाते हैं तो मैं आपको उसको एक छोटा सा प्रोसेस बता देता हूँ, हम समझ लेते हैं। होता क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति है, अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि आप वहां पे जाके लेके आ रहे हो। चलिए यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। तो होता क्या है, शकल आ रही है यार, चलो छोड़ो। एक एमपी है, वो एक एक्ट लेके आता है, और एक्ट लेने के बाद में सबसे पहले वो या तो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, अगर लोकसभा में वो एक्ट जो पारित हो जाता है, ठीक है, हम उससे पहले बिल कहेंगे, है ना, ये एमपी जो लेके आएगा उसे हम बिल कहेंगे। ये एक्ट नहीं बनाया अभी तक, तो लोकसभा में लाएगा या राज्यसभा में। अगर लोकसभा में वो पास हो गया तो वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। और यही प्रोसेस होता है, अगर वो राज्यसभा में लेके आ गया तो लोकसभा में जाएगा और पास होगा। और पास होने के बाद में अब ये कौन सा होता है कि अगर कुछ नॉर्मल बिल है तो 1/3 से पास होगा, और अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है तो वो 2/3 से पास होगा। इसका मतलब ये है कि वहां पे प्रेजेंट जितने भी लोग हैं उसका 2/3 और 1/3। ठीक है, हम जानते हैं कि 545 सीट्स टोटल अभी अवेलेबल है, लेकिन 8% 543 जो लोग हैं वो यहाँ पे है लोकसभा और राज्यसभा में। यहाँ पे पास हो जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, उसको क्या करता है, सिग्नेचर करता है। और वो सिग्नेचर किसमें बन जाता है, वो जो बिल है वो जो बिल है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो 1972 में यही एक सिलसिला था, और उस सिलसिले के अंतर्गत क्या किया गया कि एक बिल लाया गया जिसे पास करके एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट का नाम क्या था, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंट इन 1972। और इसमें क्या किया गया, फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एन ऑल इंडियन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टर स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड। ऐसे जीव जंतु जो भारत में है उनकी रक्षा करना, जो कौन से हैं वाइल्ड एनिमल्स, उनकी रक्षा करना। उसका आप शिकार नहीं कर सकते, उसको आप मार नहीं सकते, और साथ में ही उसका किसी भी प्रकार से आप सेल नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये इस बिल में मुख्य रूप से था। The central government also announced several projects of protecting specific animals। कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो वापस इसमें कुछ संशोधन करती है, और संशोधन करने के बाद में अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980, पहला संशोधन कब होता है, 1980 में, और दूसरा संशोधन होता है इसमें, संशोधन यानी कि चेंज, और ये इसी प्रोसेस से होता है संशोधन 1980 में और 1986 में। इस तरीके से सिविलियन 100 बटरफ्लाइज, 100 बटरफ्लाइज जो थी, जो तितलियां थी, उनकी संख्या जो काउंटिंग की गई, उसकी लिस्टिंग की गई कि इसे इसे बचाना है। दूसरा, मौत यानी कि जो कीड़े होते थे उनके बारे में, बेटल्स जो भोरे हम कहते हैं, है ना, बताऊंगा आपको आगे सारे फोटो इनके, हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। इसमें 100 से अधिक संख्याओं की जो बटरफ्लाइज थी, उनको जो मौत थे उनके, बेटल्स थे उनके, तो इन सबको उसमें सम्मिलित किया गया, और कहा गया कि न सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स अपितु जो ये छोटे छोटे स्पाइसीज हैं उनकी भी रक्षा करना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो नेचर है उसको बैलेंस करती है। देखिए, होता क्या है, एक मान लो कोई पौधा है, उस पर कोई कीट लग गया, यानी कि कोई भी एक कीड़ा वगैरह लग गया, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उसको खाने का काम क्या करते हैं, छोटे कीट करते हैं। उसको खाने के काम बर्ड्स करती है, बर्ड्स को खाने का स्नैक्स को खाने का वापस क्या करते हैं, जो नेवले होते हैं या मोर होते हैं, पिकॉक होते हैं, वो करते हैं। उनको खाने का वापस टाइगर करते हैं। तो ये इस तरीके से इकोसिस्टम बना हुआ है हमारे, तो इस तरीके से सारा काम चलता है। तो इन्होंने कहा गया कि सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स ही नहीं, जो कुछ ऐसे स्पीसीज हैं उनको भी वैसा आप क्या करें, इसको सुरक्षित करने का काम करें, बाकी काम नहीं चलेगा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। इन 1991 वापिस 1991 का एक वर्ष आता है। फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज। देखिए, बहुत बढ़िया कदम। उन्होंने कहा कि यार आप ये जो है
सिर्फ जानवरों को ऐड कर रहे हो और सिर्फ तितलियों को ऐड कर रहे हो, लेकिन आप एक काम करिए, जो कुछ पेड़ की संख्याएं कम हो रही है, जो प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है, जो हमें हमेशा से कुछ औषधियां दे रहे हैं, उनकी भी तो संख्या बैलेंस करो, वो भी तो काम सही करो। तो 1991 में क्या होता है कि एक एक्ट आता है और उसमें वापस चेंजेस की जाती है, और वापस चेंजेस, यही एक्ट है जिसमें बार बार संशोधन हो रहा है। उसमें चेंजेस होने के बाद में ये कहते हैं कि आप पेड़ पौधे जो है, इसमें से 6 प्लांट ऐसे हैं जिनको संरक्षण की अति आवश्यकता है, जो खत्म होने की कगार पे है, उसको संरक्षित करो, उसको बचाने की कोशिश करो। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सारा प्रोसेस चलता था। बहुत बढ़िया कदम था, जो आज भी हम इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के नाम से जानते हैं, और आज भी स्टेबल है, और आज भी उसमें नए नए संशोधन होते रहते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए, ये बटरफ्लाईज है, सभी जानते होंगे। ये मौत है, ये मौत है। ये इस तरीके के कीट पतंगे होते हैं, बारिश के टाइम में आपने देखा होगा, जो बल्ब के आसपास आ जाते हैं। ये बेल्स है, बेटल्स, ये रंग बिरंगा होता है, और आपने पत्तों पे अक्सर इसको देखा होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो हम गोडावन के नाम से इसको जानते हैं, ये भी एक इसमें जोड़ दिया गया था ताकि आप इसको देख सकें, है ना। राज्य पक्षी है हमारे राजस्थान का। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस लेसन का मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ये प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। अगर इस लेसन में से कुछ आता है, तो अगर छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो फ्लोरा एंड फ्योना के बारे में, अदरवाइज अगर कुछ पूछा जाता है तो वो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा जाता है। यहाँ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, अगर आपको पढ़ना है तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपको इसमें पढ़ना है। In 1973, the Project Tiger was launched with an ambitious aim of increasing the population of the tiger. इसका साइंटिफिक नाम है Panthera tigris in the country। 1973 में मैंने आपको बात बताई थी कि वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था 1972 में, उसके बाद में ही प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च कर दिया गया था। और क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि टाइगर्स की संख्या में लगातार कमी हो रही थी, तो इस कारण में जो प्रोजेक्ट टाइगर्स था वो इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। 1973 में कब किया गया, तो आप हमेशा याद रखेंगे 1973 में कौन सी गवर्नमेंट थी, उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। इन द इनिशियल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट देयर वर ओनली 9 टाइगर्स रिजर्व इन इंडिया। तो उस समय जब टाइगर रिजर्व किए गए थे, तो उस समय कितने थे टाइगर रिजर्व, सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व उस समय अवेलेबल थे भारत में। एट प्रेजेंट देयर आर द 47। देखिए आपके एनसीईआरटी में 47 दिया हुआ है, लेकिन आप इसको ऐड कर देंगे नोट्स में, ये तो रहने देंगे, लेकिन नोट्स में आपको वापस और लिखना है एक चीज कि अभी हाल फिलहाल में 2025 24-25 की बात करें, 2025 तक 55 कंजर्वेशन जो है ये अवेलेबल है यहाँ पे। सच रिजर्व लोकेटेड इन 18 टाइगर्स रेंज स्टेट इन इंडिया। तो आप कितने हैं अभी, तो 47 तो आपको ऐड करना ही है, लेकिन आपको ईयर लिखने के बाद में आंसर में जब लिखते हैं तो ईयर लिखेंगे 2025, और 55 जो टाइगर रिजर्व है वो भी प्रेजेंट है। लेकिन आपको एक और चीज याद रखनी है, वो क्या है कि 1973 में कितने थे, तो सिर्फ ओनली फॉर 5 ही उस समय थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी टाइगर प्रोजेक्ट को लेके कि 1973 में ये लॉन्च होता है, और उसके साथ में ही जो टाइगर प्रोजेक्ट थे उस समय 1973 में वो सिर्फ 9 थे, और हमारे एनसीईआरटी में देखा है 47। तो ये ओल्ड डेटा के हिसाब से था, लेकिन नए डेटा के हिसाब से कितने हैं, 55 जो टाइगर रिजर्व थे वो अभी अवेलेबल है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक और महत्वपूर्ण बात, ये टाइगर प्रोजेक्ट कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, 55 to 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, या फिर इसको किलोमीटर स्क्वायर कर देते हैं। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए इसके साथ साथ में। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। लिखने का मैं आपको पूरा समय दूंगा, तो आपको बीच बीच में नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, आपको मैं पूरा कर दूं उसके बाद ही लिखना है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था टेलीग्राम के माध्यम से कि हम अब जो पढ़ेंगे वो सिर्फ आंसर राइटिंग के साथ साथ में थिंकिंग बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स
और थिंकिंग लेवल को बढ़ाते बढ़ाते पढ़ेंगे। तो एक्स्ट्रा चीज ऐड करने में कोई हमें दुख नहीं होना चाहिए। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं उसको लगना चाहिए कि यार इस बच्चे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आता है। तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो 1973 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो ये देखिए, ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं इंदिरा गांधी के उस समय के। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1973 फ्रॉम द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर पहला जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा चलिए, आपकी पीपीटी में सही आ जाएगा, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। द टाइगर इज एन, इसको एडिट कर दो थोड़ा सा। यस, तो टाइगर इज एन एंडेजर्ड स्पीसीज इन द वर्ल्ड। जो टाइगर है वो एंडेजर्ड पे है, यानी कि खत्म होने के कगार पर। ये पहले हटा दिया गया था, हमारे जो अलग अलग स्पीसीज दे रखे थे तो उसमें, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एंडेजर्ड स्पीसीज है और पूरे विश्व में खत्म होने की कगार पर है, लेकिन भारत लगातार उसके संरक्षण में कार्य कर रहा है। एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में हम बात करें तो 19वीं शताब्दी, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, ठीक है, हम यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ कि शताब्दी का मतलब क्या होता है। 19वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, तो ईयर कौन सा आएगा इसमें? 1800 से लगा करके 1899 की मैं बात करूंगा, है ना, शताब्दी। तो ये इस समय की बात है। और इस समय इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर दैट रेंज फ्रॉम 20,000 टू 40,000। उस समय में 19वीं शताब्दी में कितने टाइगर्स है? तो 20,000 से लगा के 40,000 टाइगर रिजर्व है, ड्यू टू द हंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द महाराजा एंड द ब्रिटिश। उस समय में जब महाराजा और जो ये थे ब्रिटिशर्स थे, तो उस समय में, अभी हम जानते हैं कि इस समय में हम, भारत आजाद नहीं था, भारत आजाद तो 1947 में होता है ना, 20वीं शताब्दी की बात है। और इस समय में शिकार करते हुए भी उस समय पर 20,000 से 40,000 तक जो संख्या थी टाइगर्स की थी। अब एक एक को गिनना तो उस समय पॉसिबल नहीं था, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि 20,000 से लगाकर 40,000 तक इनकी संख्या उस समय मौजूद थी। ठीक है, हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई पूछ ले कि इस समय कितने टाइगर्स अवेलेबल हैं, तो ध्यान रखना 3626 अभी तक जो है टाइगर भारत में है। ठीक है, एक्सेल 3682 3682 ये संख्या अभी तक अवेलेबल थी। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। ये हम जानते हैं कि 1972 जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्ट पास किया, द प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्वेशन एंड द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। और क्यों पास किया गया था? तो फ्लोरा और फ्योना जो थे उनकी रक्षा करने के लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो ये एक्ट थी वो लेके आई थी। एंड द इंडियन लेयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये हमारे पहले हमने पढ़ चुका है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये आपको नहीं नोट करना है। द इंडियन रिजर्व कवर्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर वर द जिम कॉर्बेट, मानस, रणथंबोर, सिलिम्पल, बांदीपुर, पालमाऊ, सुंदरबंस, मेल्टा एंड कान्हा नेशनल पार्क। ये कुछ नेशनल पार्क के आपके नाम दे रखे हैं जहां पर जो टाइगर रिजर्व थे वो अवेलेबल थे, और वहां पर जो टाइगर रिजर्व एक्ट जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया। और बाघों को संरक्षण देने के लिए ये कुछ जो क्षेत्र थे या हम कहें नेशनल पार्क जो थे उनको बनाया गया, जहां पर सिर्फ रिजर्व रखा गया
कि यहाँ सिर्फ बाघ ही रहेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था टाइगर प्रोजेक्ट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा। ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। और टाइगर को क्यों बचाया गया, क्योंकि उनकी संख्याओं में कमी होने लगी थी, और टाइगर को इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए टाइगर को बचाना हमने जरूरी समझा, तो इसलिए टाइगर रिजर्व जो है वो बनाए गए। साथ में ही जो वाइल्ड लाइफ एक्ट थे उसमें संशोधन करके टाइगर को ऐड किया गया। 1973 में एक कानून लाया गया, और किसके द्वारा लाया गया, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए। उसमें बहुत सारे जिम कार्बोनेट जो नेशनल पार्क था उत्तराखंड का, उसमें पहला जो टाइगर रिजर्व था वो बनाया गया था। 8% कितना है, तो 55 जो है आपके टाइगर रिजर्व है। उस समय कितने थे 1973 में, तो 9 उस समय थे। एनसीईआरटी में कितने लिखे हैं, तो 47 लिखे हुए हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, और आप एरिया की बात करें तो अभी तक कितना एरिया टाइगर रिजर्व के लिए रिजर्व कर लिया गया, अभी तक की बात कर रहे हैं, तो 78,000 स्क्वायर फीट जो है वो टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और आप उस अभी कितने टाइगर भारत में अवेलेबल हैं, तो देखिए आंकड़ा आता है, समय समय पर ये आंकड़े डेटा जो है बदलते रहते हैं, लेकिन अभी हम बात करें तो 3682 जो टाइगर्स है वो अवेलेबल हैं। ये आंकड़ा कहीं कहीं आपको 3900 के आसपास भी पढ़ने को मिलेगा, तो दोनों हम सही मान सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने रिसोर्सेज की बात की देखा है तो वहां पे 3682 सही माना गया है। तो ये चीजें थी टाइगर रिजर्व के बारे में, और बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक था। उसके बाद में हम अब नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जो टाइप्स है इसके फॉरेस्ट के, उसके हम बार पढ़ेंगे कि कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं, उसके साथ में ही फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ में ही हम देखेंगे कि कितने प्रकार से सरकार ने जो जितने भी जंगल होते हैं उनको बांट रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इन इंडिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर owned by managed by the government through the forest department of other government departments। जो फॉरेस्ट हैं या फॉरेस्ट हैं उनकी रक्षा कौन करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और किसी राज्य स्टेट के बारे में बात करते हो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनकी रक्षा करता है, कानून बनाते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून होता है वही सभी राज्यों पर लागू होता है, ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं। There are classified under follow categories। कुछ जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो कुछ जो कैटेगरीज हैं जिसमें बात रखा है रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में, जो संरक्षित क्षेत्र है, जो रक्षित है, उसके बारे में जो रिजर्व कर रखे हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एंड इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जो भारत का आधे से अधिक क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब फॉरेस्ट का क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि भारत का, आप समझ लें कि भारत का आधे से ज्यादा क्षेत्र है, कैसे कह दिया सर आपने। तो भारत में जितना फॉरेस्ट है ना उसमें आधे से ज्यादा जो क्षेत्र है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सरकार की अनुमति के बिना आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार की अनुमति क्या है, अनुमति मिलती ही नहीं है सब। यहाँ पे सिर्फ पशु रहते हैं, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वे रहते हैं, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। और यहाँ पर हम बात करें तो टोटली उसको फ्री छोड़ रखा है, वो जो एरिया है वो उस पर किसी प्रकार का किसी का अधिकार नहीं होता है, गवर्नमेंट उसको किसी का अधिकार में लेने की कोशिश ही नहीं करती है। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये कितना है, आधे से अधिक क्षेत्र जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं, संरक्षित क्षेत्र जो प्रोटेक्ट करती है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया एज प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। तो ये क्या है भाई साहब, 1/3 की बात कर रहे हैं। कितने की बात कर रहे हैं, 1/3 की, कि जितना भी फॉरेस्ट है, अब जितने फॉरेस्ट में से आपने 50% तो उधर दे दिया, ठीक है। अब 50% का जितना भी बचा है ना, क्या हो रहा है, 50% की बात करें तो इसका जो 1/3 पोर्शन है ये कौन सा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। अब इसमें आपको कुछ ना कुछ अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार की, यार थोड़ा घाटा दे यार, मत करो, थोड़ा 2-4 फूल फल ले यार, तो ये आप पूछ के जाओगे तो वो कहते जा थोड़ा छोड़ लिया, चीतरो मैंने मेरे पे मत। तो इस तरीके से क्या है, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की हम बात करते हैं। अब है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जिसमें किसी प्रकार की कोई लेना देना नहीं है। आप जाएं जहां वहां पे आपको पशु मिल सकते हैं, आपको भी खा सकते हैं, आपको। तो इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं। These are the forest and wetland which belong both government and private individuals and communities। ऐसे क्षेत्र जहां पर गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप हो सकता है
जो प्राइवेट कुछ सेक्टर्स होते हैं उनका भी हस्तक्षेप होता है, उन्होंने खरीद भी रखा होता है, और जो कम्युनिटी होती है, समाज होता है, उसका भी हस्तक्षेप हो सकता है। तो इस तरीके से जो है ये क्लासिफाइड करके हैं। नॉर्थ ईस्टर्न states and part of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest। भाई नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, नॉर्थ और ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, हम किस तरीके से कह सकते हैं कि उत्तराखंड और ये सेवन सिस्टर वाला इलाका है, उसके बारे में बात करते हैं। और गुजरात का बहुत सारा जो हिस्सा है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में है, बहुत सारा ऐसा एरिया है वहां पर फॉरेस्ट का जहां पर लोगों का अधिकार है वहां, और किसी भी तरीके से कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं होता है, दूसरे का सबका हस्तक्षेप उसमें होता है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। 1/3 है, कितना है, 1/3 है इसमें। और यहाँ पे कुछ अनुमति के साथ में गवर्नमेंट से हमें कुछ परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट परमिशन देती है तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। और एक है रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में किसी प्रकार से किसी का कोई लेना नहीं, कोई नहीं जाएगा, और जाएगा तो उस पर कुछ ना कुछ पेनल्टी या उसको जेल हो सकती है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट 3 भागों में क्या कर रखा है, फॉरेस्ट को डिफाइंड कर रखा है, इसको बांट रखा है। चलिए, अब पहले वाला नोट डाउन नहीं किया हो तो पहले ये कर लीजिए, और अब ये कर लीजिए नोट डाउन। अब हम पढ़ते हैं कि रिजर्व एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो रिजर्व फॉरेस्ट है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसके बीच में क्या थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि 19-20 का फर्क है इसमें। तो देखते हैं, आर आल्सो रेफर्ड एज द परमानेंट फॉरेस्ट। इनको सम्मिलित रूप से, देखिए कुछ क्षेत्र है, मान लो ये रिजर्व फॉरेस्ट का आ रहा है, बहुत बेसिक से मैं आपको समझा देता हूं। ये एरिया रिजर्व फॉरेस्ट का है और ये एरिया जो है इसका है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट का है। तो ये जो एरिया होगा ना बीच वाला, इसे हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, अधिकार किसका होगा, तो ये रिजर्व फॉरेस्ट का ही अधिकार इसमें होगा। विच आर मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोडक्शन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉर प्रोटेक्टिंग रीजन्स। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो इस तरीके का जो क्षेत्र होता है, ये क्या क्षेत्र होता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो टिम्बर्स यानी कि कुछ इमारती चीजें जो होती है उसके लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये मध्य प्रदेश जो है वो बहुत ही बड़ा, इस मध्य प्रदेश में इस तरीके का किसका जो पर कहाँ गया वो, हाँ, जो परमानेंट फॉरेस्ट होता है, परमानेंट फॉरेस्ट होता है, इसका हिस्सा होता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार के परमानेंट फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट दोनों का जो हिस्सा होता है वो परमानेंट फॉरेस्ट कहलाता है। तो मध्य प्रदेश में इसका बहुत ही ज्यादा हिस्सा है, इस प्रकार लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के, किस तरीके से एक समुदाय और एक कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण जो है आपस में जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर आर अ फ्यू स्टेप्स वर टेकन बाय कॉमन पीपल। जो कंजर्वेशन होता है और जो फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक समुदाय के लिए। कुछ हम बिंदुओं के साथ में हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो है एक समुदाय जो है वो जुड़ा हुआ है एक कंजर्वेशन से, उसके बारे में बात करते हैं। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, जो सरिस्का रिजर्व टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, विलेजर्स हैव फाइट अगेंस्ट माइनिंग बाय सेटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके तहत उन लोगों ने माइनिंग के विरुद्ध, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में जो माइनिंग हो रही थी उसके विरुद्ध में बहुत सारे केसेस लड़े और उसके साथ में वो जीते भी। तो उन्होंने सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की रक्षा की और माइनिंग वहां पर नहीं होने दी, किसी भी प्रकार का खनन कार्य वहां पर नहीं होने दिया, जिससे उनका जो वातावरण है, जो फॉरेस्ट है, वो बिगड़े नहीं और बैलेंसिंग चलता रहे। The inhabitants of 5 villages in the Alwar districts, देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो 5 गांव थे अलवर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ राजस्थान have declared 1200 hectares of forest as the भैरवदेव धाकव सेंचुरी। भैरवदेव धाकव सेंचुरी के नाम से उन्होंने 1200 जो स्क्वायर फीट है, हेक्टेयर है, सॉरी स्क्वायर फीट तो बहुत छोटा होता है, 1200 हेक्टेयर जमीन जो है वो क्या कर दिया कि 5 गांवों ने मिलके ये कह दिया कि ये जो क्षेत्र है वो पूरा रिजर्व रहेगा, सेंचुरी के अंदर का अंतर्गत रहेगा, उसका नाम दे दिया भैरवदेव धाकव
century. Villages come up with their own set of rules and regulations. और उन्होंने कह दिया कि इस पूरी सेंचुरी में हमारे रूल्स और रेगुलेशंस चलेंगे, किसी भी प्रकार का जो गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा. Which do not allow hunting. इसमें किसी भी प्रकार से हंटिंग अवेलेबल नहीं होगी. There are also protecting the wildlife against and any outside encroachment. कि किसी भी प्रकार से वाइल्ड लाइफ जो होगी वो संरक्षित रहेगी, लोगों द्वारा उसका संरक्षण किया जाएगा. तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया अलवर के 5 गांवों द्वारा संरक्षण किया गया. ऐसा का ऐसा उदाहरण हम उदयपुर के मेनार गांव में भी देख सकते हैं, जहां पर बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं. और मुझे एक बहुत ही अच्छा किस्सा वहां का एक याद आता है कि एक व्यक्ति, हम तकरीबन, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उदयपुर से भी जुड़ा हुआ था, तो वहां पर एक मीटिंग ही चल रही थी और वहां पर एक व्यक्ति एक कहानी सुना रहे थे, अपनी घटना सुना रहे थे कि मैं मीनार गांव गया और मीनार गांव में जाने के बाद में हमने देखा कि एक जो पूरा ग्रुप है बर्ड्स का वो एक खेत में आता है और खेत में आने के बाद में उनकी पूरी फसल जो है उनको खा जाता है. तो वो जो किसान था जो फसल को बो रहा था, जो इसने उस किसान ने जो उस फसल को बड़ा किया है, उस किसान का कहना था, उस व्यक्ति ने उनको पूछा कि यार ये आप इनको उड़ाते क्यों नहीं है. तो उस किसान ने कहा कि ये हमारे मेहमान है और हमारे हमेशा ऐसी प्रथा रही है कि जो मेहमान होते हैं वो अतिथि होते हैं, अतिथि देवो भव, और अतिथियों की हम सेवा सत्कार करते हैं. तो ये इन्हीं की दी हुई है, ईश्वर ने जो ये अन्न दिया हुआ है सभी के हिस्से का दिया हुआ है, तो इनको खाने दीजिए. तो मीनार गांव के लोग जो थे वो बहुत ही रेस्पेक्टेड थे इस चीज में. और आज भी हम जब मीनार की बात करते हैं तो मीनार में बहुत ही खूबसूरत पक्षी भी वहां आते हैं और लोगों द्वारा इनका संरक्षण भी किया जाता है. हंटिंग के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम वहां पे है और लोग जब वहां आते हैं तो उनको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई हंटिंग नहीं करेंगे, उन बर्ड्स को छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, आप दूर से उनको देखिए सब कुछ. तो बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है. जब भी आप उदयपुर आए तो मीनार गांव जरूर जाए. तो ये एक बात मीनार गांव की भी है. और इसी तरीके से जो अलवर की जो स्टोरी है उसके बारे में भी हम बात कर रहे थे. तो अलवर ने 5 गांव दान दे दिए थे और भैरवदेव दाकव सेंचुरी जो थी उसके बारे में हमने बात की. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. नोट डाउन कर लीजिए आप ये. Yes, the famous Chipko movement in the Himalayas was one successful attempt to resist deforestation in several areas. The movement has also resulted in community afforestations. हमेशा से हमने ये देखा है कि जंगलों को बचाने का हमेशा से प्रयास किया गया है. उसी प्रकार से एक फेमस चिपको मूवमेंट था जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा. इनके नेतृत्व में ये एक आंदोलन किया गया और इस चिपको मूवमेंट में ये था कि वो जो भी वृक्ष काट रहे थे उस वृक्ष को काटने के चक्कर में हम जो सुंदरलाल बहुगुणा और उनकी टीम थी वो पेड़ों को हक कर लेते हैं, चिपक जाते हैं उससे और पेड़ों को नहीं काटने देते हैं. जैसे कि आप ये एक फोटो के माध्यम से समझ भी सकते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने जो फॉरेस्ट थी उसकी हमेशा से रक्षा की थी. देखिए अब हम बात करते हैं इसकी, मैं छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, सुंदरलाल बहुगुणा अमृता देवी बिश्नोई से बहुत ज्यादा प्रभावित थे. और अमृता देवी बिश्नोई हमारे जोधपुर राज्य के एक राज्य की महिला थी, एक महान महिला मैं कहूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है. 1730 की वो घटना है. अजीत सिंह जी उस समय फूल महल का निर्माण करा रहे थे मेहरानगढ़ में और उसी समय गिरधर सिंह जी जो उनके असिस्टेंट हैं उन्होंने कहा कि सैनिकों को कहा कि आप जाइए और पेड़ों से, जंगल से कुछ लकड़ियां लेके आ जाइए. तो भाई साहब वो सैनिक थे, वो उनके अलग ही थड़. तो गए खेजली गांव में चले गए और खेजली गांव में जाने के बाद में
उन्होंने, क्योंकि खेजड़ी के वृक्ष थे वहां पे आमतौर पर, तो खेजड़ी के वृक्ष देखे और वृक्ष देखने के बाद में उनकी कटाई शुरू कर दी। ये बात जैसे ही अमृता देवी बिश्नोई के कानों में पड़ी, क्योंकि वो महिला तो यार बिश्नोई समाज की महिला थी, और बिश्नोई समाज में तो जम्बोजी हमेशा कह के ही गए हैं कि सर साथे रूखड़ो तो भी सस्तो जान, कि भाई आपके सिर पे पेड़ है तो भी आप सिर कटवाने में कोई अतिशयोक्ति आपको नहीं होनी चाहिए। तो उस समाज की वो महिला थी, और उस महिला ने जैसे ही आदेश सुना कि ये खेजल दी, और यार वो क्या यार कि तुम वेंडे हो गए, एक तो जोधपुर में पहले से रुगड़े कम, और ऊपर से तुम रुगड़े काटने आ गए। फुल महल बनाना है तो तुम किसी और सूखी लकड़ियों की बनाओ यार, ये हरे भरे पेड़ क्यों काट रहे हो, सूखी लकड़ियां खूब मिल जाएगी आपको। वो तो सैनिक तो मानने वाले नहीं, राजा के सैनिक है भाई, उन्होंने तो भाई माथे चढ़ा रखा राजा ने उनको। तो वो क्या करते हैं कि पेड़, फिर भी वो उसकी तो कौन होती है बचाने वाली, कि कौन अमृता देवी बिश्नोई कौन है क्या है, वो तू तड़ा के आ गए। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि यार हमें कोई नहीं, उसका कटिंग करो इसकी। तो अमृता देवी बिश्नोई उस पेड़ों को हक कर लेती है, यानी कि उन पेड़ों को चिपक जाती है। उसको देख के उसके जो बेटे बेटी थे वो भी वहां पे चिपक जाते हैं उस पेड़ों से, एक एक पेड़ों को, 3-4 बेटे उनके थे, वो भी उनको ले लेते हैं। उनके पति थे रामोजी, वो भी उस पेड़ को पकड़ लेते हैं। और भाई साहब उसके साथ साथ में ही 363 पुरुष और महिलाएं, 363 पुरुष और महिलाएं जो थी वो पेड़ों को पकड़ लेते हैं। राजा के सैनिक नहीं मानते हैं और उन पेड़ों की कटिंग कर देते हैं, और जो अमृता देवी बिश्नोई और इनके साथ में उनके पति, उनके बच्चे और जो जितने भी लोग थे, 363 लोग थे, वो शहीद हो जाते हैं वहीं पर। जब ये बात राजा को पता चलती है तो उनको काफी दुख होता है, और वो दुख तो क्या करें, राजा की गलती ही थी, दुख होता है। और उसके साथ में ही वो जो पेड़ के काटने के आदेश थे उनको कम करते हैं, हटवा देते हैं, कब तो क्या करते हैं उसको खारिज करवा देते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में तो पुरुष क्या, जो महिलाएं थी वो भी बड़ी बहादुर हुआ करती थी। तो ऐसा राजस्थान की हमेशा से प्रथा रही है। और पेड़ों की तो राजस्थान में बहुत ही ज्यादा महत्व पहले भी थी, आज भी है। और आज की युवा पीढ़ी को तो इस 2024 में, मैं तो कहता हूँ भगवान अगर 2024 में इतनी गर्मी ना पड़ी होती तो ये जो सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि गर्मी क्या चीज है, पेड़ों की क्या महत्वता है। तो ये ठीक रहा है कि 2024 में इतनी भीषण गर्मी पड़ी और लोगों को ये समझ में आने लगा कि पेड़ महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने इस चैप्टर में पहले ही से ही कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि पेड़ को लगाना सिर्फ एक कार्य नहीं हो जाता है, महत्वपूर्ण कार्य है कि उस पेड़ को बड़ा किया जाए, और बड़े करने के साथ में उसका संरक्षण किया जाए, और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरणा दी जाए। तो इस तरीके की अमृता देवी की एक कहानी थी, जिससे सुंदरलाल बहुगुणा, देखिए हमारा कितना दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति किसी महिला को लेकर इंस्पायर्ड था उसको बुक में छाप दिया जाता है। लेकिन अमृता देवी बिश्नोई, क्योंकि हम हमेशा से ये थिंकिंग रही है कि जो भारत में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनको उतना बढ़िया नहीं बताना। आप बुक्स देख लीजिए, किसी में अमृता देवी बिश्नोई की चर्चाएं नहीं है। एक किस्सा मुझे याद भी आता है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी की एक सभा थी बाड़मेर में या जोधपुर में, शायद मैं कहीं इसी स्थान पर गई थी। तो उस सभा में उन्होंने कहा था कि भाई यूएनओ ने मुझे जो विश्व इन्वायरमेंट के लिए जो खिताब दिया है, तो ये तो विश्व आज जान पा रहा है कि इन्वायरमेंट में भारत के जो लोग हैं वो बहुत अग्रसर हैं और उसके साथ में ही ध्यान भी रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो विश्व को आज पता चल रहा है, लेकिन हम 1730 में उस महान मां अमृता देवी बिश्नोई को कैसे भूल सकते हैं। एक प्रधानमंत्री के मुंह पे इस तरीके का शब्द आना, उस महिला के बारे में बोलना बहुत गौरवान्वित बात है। तो इस तरीके से हमें जो दूसरे जितने भी हमारे जो किरदार हैं उनको भी याद रखना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको बुक्स में स्थान नहीं दिया हुआ है। इसीलिए आपको पता भी होगा कि हम और हमारी टीम जो राजस्थान में
महत्वपूर्ण ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं, जिन्हें इतिहास में सही स्थान नहीं दिया गया है, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में लाइव जाके बताना, इसका हमारा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो हमारे ही इस चैनल पर बताया जा रहा है। इसमें कुछ वीडियो तो आ चुके हैं, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण अगले वीडियो आ नहीं पा रहे, बहुत जल्द वो भी आ जाएंगे। तो आपको इस चैनल पे लगातार बहुत सारे मंदिरों के बारे में जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए और दूसरों के साथ में भी इस चैनल को साझा कीजिए। हम ऐसा नहीं है कि किससे फंडिंग लेके काम कर रहे हैं या फिर हम किसी से पैसे लेके सारा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने स्तर पे कर रहे हैं और ये मेरा खुद का एक प्रोजेक्ट है कि मैं उन सभी मंदिरों की चर्चा करूं जो मंदिर विशेष तौर से इतिहास में दर्ज होने चाहिए थे, जिनको यथास्थान नहीं मिल पाया है। प्रयास करते रहेंगे। अगर अच्छा आपका प्रेम मिला तो बढ़िया बात है, वरना हमारा तो प्रयास है ही, आपको नई नई वीडियोस उसमें मिलते ही रहेगी। फिर हम वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इस तरीके से ये चिपको मूवमेंट होता है, और चिपको मूवमेंट होने के साथ में ही जो सुंदरलाल बहुगुणा है, तो किससे इंस्पायर हुआ था? तो अमृता देवी बिश्नोई से हुआ था। और असली चिपको आंदोलन तो वो था जो खेजड़ी में था, और आज भी जोधपुर में एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला भरा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। Farmers and citizens groups like the Beej Bachao Andolan in Tehri and Navandya have shows that adequate levels of diversified crops protecting without the use of synthetic chemicals are possible and economical viable। देखिए क्या हुआ कि जिस प्रकार से चिपको मूवमेंट चला, उसी प्रकार से समाज में और एक कम्युनिटी द्वारा बीज बचाओ आंदोलन भी चलाया गया। अब बीज बचाओ आंदोलन में क्या था कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स से जो धरती है, जो लैंड है, उसकी रक्षा करना, और साथ में ही जो नेचुरल बीज है, केमिकल बीज नहीं, जो नेचुरल बीज है, उन सभी को क्या करना है, सीड्स हैं, उनको क्रॉपिंग करनी है और उसको उगाना है। तो ये एक छोटा सा बीज बचाओ आंदोलन था, उसके बारे में हमने बात की। नोट डाउन कर लीजिए। यस, नेक्स्ट है इंडियन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जेएफएम जिसे हम कहते हैं। और जेएफएम के आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो जेएफएम की फुल फॉर्म है इंडियन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना, पहले पूछी हुई है। प्रोग्राम्स furnishes a good example for involving local communities in the management and restorations of degraded forest। जो फॉरेस्ट है उसको लगातार जो उसकी कमी हो रही है, जो उसमें घट रहा है, वो उन सभी को बैलेंसिंग करने के लिए जो कम्युनिटी है उसको अवेयर करने के लिए एक जॉइंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया, जो मैनेजमेंट बनाया गया, जिसका कार्य यह था कि लोगों को सहज करना। और कब इसका निर्माण किया गया? तो 1988 में जो है इसको बनाया गया था, जो लोगों को ये समझाने में कार्यरत है कि किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ते हैं और जो फॉरेस्ट है उसका संरक्षण कैसे करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। Yes, next. Scared crows, a wealth of diverse and rare species nature's worship in the age of tribal belief, based on the premise that all creations of nature have to be protected. Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called scared groves, the forest of god and goddess. These patches of forest or parts of large forests have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। देखिए ये जो फॉरेस्ट की बात की गई है
उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये कहा गया है कि इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप सभी लोगों ने कंतारा मूवी देखी होगी, और कंतारा मूवी में क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं, उस फॉरेस्ट में देवताओं की पूजा की जाती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पूजा की जाती है, और जंगल को ही भगवान मान लिया जाता है। तो ये यही कहा गया स्केर्ड गोस्ट, यानी कि पवित्र उपवन। और पवित्र उपवन में क्या कहा गया है कि अ वेल्थ ऑफ डाइवर्सिटी एंड रेयर स्पीसीज नेचर वर्शिप इन एन एज एंड ऑल ट्राइबल्स बिलीफ बेस्ड ऑन द premise that all creation of nature have been to protected, कि हमें जितने भी पुराने स्पीसीज हैं, जितने भी पुराने जीव जंतु हैं, उन सबकी रक्षा करना है, और ट्राइबल्स कम्युनिटी जो है वो करती है। और आज भी हम देखते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा भी, और दूसरे हमारे समाज के लोग भी, यानी कि सभी जो पूरा समाज है, क्योंकि ट्राइबल भी तो हमारे समाज में ही आते, तो पूरा जो समाज है वो पूरा समाज क्या करता है कि किसी न किसी पेड़ की पूजा करता है, और पेड़ों को पूजा जाता है। बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उसको पूजा जाता है, पेड़ों से औषधियां प्राप्त की जाती है। ठीक है, ट्राइबल्स कम्युनिटी ये तो आज हम तो आज से कर रहे हैं, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी तो बहुत पहले से ये काम करती आ रही है। Such beliefs have preserved several virgin forests in Palestine from called scrub groves, the forest of gods and goddess, कि वो जानते हैं कि ये जो है फॉरेस्ट जो है वो पवित्र है, और पवित्र है तो हमें इसको भगवान, देवी और देवताओं के द्वारा, देवताओं के रूप में इनकी पूजा की जानी चाहिए। These patches of forest of part of a large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं उनके अंदर जो लोकल पीपल हैं उनको किसी भी प्रकार से कटाई छटाई करना बिल्कुल बैन कर दिया गया है, और किसी प्रकार से उनको काटा नहीं जाता है। बहुत सारे वृक्ष होते हैं, जैसे कि हम पीपल है, आज पीपल की आज भी हम कटिंग नहीं करते हैं, पीपल को हम पूजा करते हैं, है ना। ऐसा लगता है, ऐसे भावना करते हैं कि पीपल में भगवान का वास होता है। तो इस तरीके से जो उपवन होते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं, उनको पवित्र माना जाता है और लोगों द्वारा ऐसी पूजा की जाती है ना। ये देखिए एक फोटो है जिसमें फॉरेस्ट के अंदर इस तरीके से पूजा की जा रही है। तो ये सब क्या है, आप कंतारा मूवी देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से जो है फॉरेस्ट की में पूजा की जाती है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, certain societies reverse a particular tree which they have preserved from time immemorial। कुछ ऐसी जो कम्युनिटी होती है वो किसी विशेष जो पेड़ होता है उसको पवित्र मानती है, जैसे द मुंडास एंड द संथाल। ये देखिए कुछ मुंडा और संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं जो छोटा नागपुर रीजन्स के आसपास पाए जाते हैं, विद महुआ, जो महुआ का पेड़ होता है, एंड कदम्ब, जो कदम्ब के पेड़ होते हैं, जो महुआ के पेड़ होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। एंड द ट्राइबल्स ऑफ द ओडिशा एंड बिहार, जो बिहार और ओडिशा के जो कुछ ट्राइबल्स हैं वो वर्शिप द टेम्ब्रेट्स यानी कि इमली, एंड मैंगो यानी कि आम, देयर ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग। और इमली और जो आम के जो पेड़ होते हैं उनको विशेष रूप से जो शादी होती है उनकी उसमें यूज किया करते हैं। उनके पत्ते जो होते हैं वो घरों पे लगाया करते हैं, अपने सिर पे बांधे जाते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ कम्युनिटी है, जो ये ट्राइबल्स जो पब्लिक पीपल हैं, वो सभी रक्षा करती है किसकी, जो ये कम्युनिटी फॉरेस्ट है उसकी रक्षा करते हैं, है ना। यस, नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए ये महुआ का पेड़ है, आपने आमतौर पर तो देखा ही होगा आपके घर पे महुआ, जिससे भील आदिवासी जनजाति जो है उससे बियर बनाने का काम करते हैं, दारू बनाने का काम करते हैं। ये मैंगो सबने देखा ही होगा। ये बनियान यानी वट वृक्ष का जो होता है, बडला हम आमतौर पे कहते हैं, ये वो पेड़ है। ठीक है, ये कदम का पेड़ है, कदम में इस तरीके से ये येलो येलो टाइप में फूल लगते हैं, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से पीपल, है ना। तो ये सभी पेड़ हैं। चलिए लास्ट पैराग्राफ इस टॉपिक का। टू मेनी ऑफ यूज पीपल एंड banyan trees are considered scarce. Indian society comparison several culture each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creation। जो इंडियन कल्चर है, जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कार है, उसमें बहुत सारे पेड़ों को
महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें हम बात करते हैं तो कौन कौन सी पीपल के वृक्ष की, महुआ के पेड़ की, जो वट वृक्ष होते हैं वडले के पेड़ की, बनियान जो हम बात कर रहे हैं उसकी, है ना। ये सभी क्या है, अपने तौर पर उसकी पूजा करते हैं और उसके साथ में ही उसको पवित्र मानते हैं। इन एंड अराउंड विश्नोई विलेज इन राजस्थान, जो विश्नोई संप्रदाय होते हैं उस विश्नोई संप्रदाय में जो राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, हेड ऑफ द ब्लैक बल्ब, चिंकारा जिसे हम कहते हैं, नीलगाय एंड द पिकॉक कैन बी सीन एज एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म देम। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। विश्नोई संप्रदाय जो है, उस विश्नोई संप्रदाय के घरों में आपको मोर भी दिख जाएंगे, आपको जो चिंकारा होता है वो भी दिख जाएगा, और किस किस के नाम लिखे हैं कि भाई ये जो पिकॉक है, नीलगाय जो है वो भी दिख जाएगी। तो ये क्या है, एक कम्युनिटी के पार्ट, जैसे कि हम आज डॉग और काऊ ये सभी जो हमारे कम्युनिटी के पार्ट है, उसी तरीके से ये भी जो है विश्नोई संप्रदाय के घरों के आसपास दिख जाते हैं आमतौर, और कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो भी उस चीज से नहीं डरते हैं। तो ये क्या है, कन्वेंस हो गया है उनके बीच में। तो ये लिखा हुआ है कि जो इंडियन कल्चर है वो आज से नहीं, बहुत पहले से ही बहुत खूबसूरत है। इसके साथ में ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत प्यारा सा चैप्टर था, समझ के आधार पर चैप्टर था, और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैंने हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की और इकोनॉमिक्स की सारी पीडीएफ कंबाइंड अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक कैसे मिलेगा तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले आपको शिमाली सर यूट्यूब पे सर्च करना है। उसके बाद में आप जैसे ही मेरे बायो में आएंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। उस लिंक को आप जैसे ही टैप करेंगे तो आप डायरेक्ट उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करने पर शिमाली सर वाला जो चैनल है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस चैनल को प्राइवेट कर दिया गया है और किसी प्रकार से उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप वहीं पर पढ़िए और वहीं पर सारा नोट्स जो है वो बनाइए, ठीक है। उसके साथ साथ में ही ज्योग्राफी के नोट्स है, आज से जैसे यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए गए हैं, तो ज्योग्राफी जैसे कंप्लीट होगा मैं सारे नोट्स एक साथ आपको ज्योग्राफी के डाल दूंगा। तो ये रहा आज का अपना लेसन, और इसके साथ में ही कैसा लगा चैप्टर आप बताइएगा जरूर, और उसके साथ में ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी जो है इसकी सुविधाएं मिल सके। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेरा एक चैनल बना हुआ है शिमाली सर नाम से ही। फिर यूट्यूब पे तो आप पढ़ ही रहे हैं, टेलीग्राम पे मैंने आपको बता ही दिया था किस तरीके से ज्वाइन होना है। यूट्यूब पे जाना है, फिर आपको टेलीग्राम पे लिंक मिलेगी। नीलेश शिमाली नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है उस पर, और फेसबुक पे भी शिमाली सर नाम से आपको मिल जाएगा, नीलेश शिमाली नाम से आपको मिल जाएगा। मेरी यही डीपी जो फेसबुक पे है वो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। कोई नया वीडियो आता है तो उसके लिए बेल आइकन जरूर बजाए तो क्या, बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जैसे ही कोई आता है तो मिल जाएगा आपको। कुछ नया अपडेट आता है तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको दे दूंगा, और जो रील्स है इंस्टाग्राम की उसमें भी मिल जाएगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।